स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन के द्वारा एक ऐसा फैसला लिया गया है आज, जिसकी वजह से बड़ा इंप्लीकेशन हो सकता है आगे आने वाले समय में। देखिए, उनका कहना है कि तमिलनाडु को और ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, शक्तियां मिलनी चाहिए, और सेंटर जो है जिस तरह से मनमानी करता है वो ना करे। और इसी को देखते हुए यहाँ पर एक कमिटी का गठन किया गया है ताकि तमिलनाडु को और ज्यादा ऑटोनॉमी मिले, स्वायत्ता मिले। ये आप देख सकते हो खबर, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन फॉर्म्स हाई लेवल पैनल ऑन स्टेट ऑटोनॉमी एमिड राइजिंग टेंशंस विद सेंटर। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार है क्या, कौन सा कमिटी बनाया गया है, इसका इंप्लीकेशन क्या होगा और इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज आखिरी डेट है हमारे सेल का फायदा उठाने का। मतलब स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स, कोई भी बैच आप लेते हो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आप अवेल कर सकते हैं। जैसे 2026 की तैयारी कर रहे हैं फाउंडेशन बैच, या फिर लॉन्ग टर्म 2027 के लिए ले सकते हैं। इसका जो कोड है अंकित लाइव, वो लगाइएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आज तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने अनाउंस किया है फॉर्मेशन ऑफ हाई पावर्ड कमिटी, ताकि यहां पर रिफॉर्म सजेस्ट किए जा सकें, ताकि तमिलनाडु को और जो राज्य हैं उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी हो। मतलब अभी आप जानते हैं हमारे देश के अंदर जो फेडरलिज्म है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके तहत सेंटर के पास कई पावर है, राज्यों के पास कुछ पावर है, लेकिन कुछ हद तक आप कह सकते हो कि जो झुकाव है वो सेंटर की तरफ है। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन का कहना है कि नहीं, हम चाहते हैं कि यहां पर राज्यों के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर, अमेरिका में अगर आप देखोगे तो वहां पर राज्यों के पास थोड़ा ज्यादा पावर है इन कंपैरिजन जो हम भारत के अंदर देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मूव है वो आपको समझना है, वो इस समय हो रहा है। टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था गवर्नर को लेकर, और यहां पर मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनके साथ काफी ज्यादा तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था जब पीएम मोदी तमिलनाडु गए थे, जो नया पंबन ब्रिज है उसका उद्घाटन करने के लिए, उसमें एमके स्टालिन शामिल नहीं हुए। और उस समय अपने स्पीच में पीएम मोदी ने एक और बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि जब भी मुझे लेटर लिखा जाता है तमिलनाडु के लीडर्स के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उनका सीधा निशाना एमके स्टालिन की तरफ था। तो उनका कहना था कि जब आप हमें लेटर लिखते हो तो आप इतना प्राउड फील करते हो तमिल को लेकर, तो कम से कम अपना जो सिग्नेचर है वो तो तमिल में करना चाहिए। अगर आप इतनी ज़्यादा इमोशनल हो तमिल को लेकर, अच्छी बात है, होना चाहिए, तमिल को और बढ़ाना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अपना सिग्नेचर तो तमिल में कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट के बीच में आपको ये देखना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो कमिटी बनाई गई है, इसमें कौन कौन मेंबर है। बेसिकली 3 मेंबर की ये कमेटी है। सबसे पहले इसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे जस्टिस कुरियन जोसेफ, जो कि रिटायर्ड सिविल कोर्ट जज हैं। फिर इसके अलावा अशोक वर्धन शेट्टी, जो कि IAS ऑफिसर रह चुके हैं, और हैं M नागनाथन, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं तमिलनाडु स्टेट प्लानिंग कमीशन के, वो एक इकोनॉमिस्ट हैं। तो ये जो पूरा पैनल बनाया गया है, उनका काम है कि जनवरी 2026 तक एक इंटरिम रिपोर्ट सबमिट की जाए, और जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो 2 साल के अंदर अंदर सबमिट की जाए। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये जो पैनल है इसका मेन काम क्या होगा, उनको क्या ऑब्जेक्टिव दिया गया है, किस किस चीजों पर इनको रिफॉर्म सजेस्ट करना है। तो सबसे पहला है यहां पर कि जो स्टेट का कंट्रोल है की सब्जेक्ट्स के ऊपर। आपको पता ही होगा हमारे संविधान में 7th शेड्यूल है, उसके अंदर 3 लिस्ट आपको देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहां पर यूनियन लिस्ट में वो सारे पावर जो सेंटर के पास है, स्टेट लिस्ट में वो सारे पावर जो राज्यों के पास है, और कॉन्करेंट लिस्ट में मतलब दोनों में पावर बटा हुआ है, लेकिन अगर सेंटर कोई फैसला लेता है तो वो माना जाता है, तो वो कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। तो यहां पर बेसिकली तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ये चाहते हैं कि कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इस समय कॉन्करेंट लिस्ट में है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, तो उनका कहना है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं होना चाहिए, ये स्टेट लिस्ट के अंदर में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने यहां पर बोला है कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट लाया गया था, जिसके तहत जो एजुकेशन है वो पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, इसको ट्रांसफर करके कॉन्करेंट लिस्ट में चला गया। और इसकी वजह से जब भी यहां पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सेंटर की ही बात मानी जाती है, तो सेंटर फैसला ज्यादा ले लेता है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन को लेकर। तो यहां पर पैनल का काम यह होगा कि वो सारी चीजों को देखे लिस्ट के अंदर कि कौन कौन सी चीजें राज्यों के पास होनी चाहिए, वो सारी पावर। फिर दूसरा है यहां पर जो ऑब्जेक्टिव है वो नीट और NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इंपैक्ट क्या होगा राज्यों पर, वो सुझाए। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि तमिलनाडु इस समय नीट को लेकर काफी बड़ा विरोध कर रहा है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो होता है।
तो उनका ये कहना है कि ये रूरल जो छात्र हैं और जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं तमिलनाडु के अंदर, उनको अफेक्ट करता है। तो नीट एक प्रकार से नहीं होना चाहिए। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो आपको पता ही है, इस समय 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लेकर कितना बड़ा मतभेद चल रहा है इस समय। बेसिकली तमिलनाडु का कहना है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी के तहत तमिलनाडु में हिंदी इंपोजिशन की जा रही है, हिंदी थोपने की बात कही जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका कहना है देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप एक लैंग्वेज तमिल रख सकते हैं, एक इंग्लिश चाहो तो रख सकते हो, जो कि ऑलरेडी चलता आ रहा है, और तीसरा लैंग्वेज बेसिकली आप कोई भी चूज कर सकते हो। इट इज़ नॉट जस्ट कि आपको हिंदी ही चूज करना है, आप चाहे बगल में जो राज्य है कर्नाटका, कन्नड़ आप चूज कर सकते हो, केरला हो गया मलयालम चूज कर सकते हो। तो जो भी आपको करना है आप तीसरा लैंग्वेज ले सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु का कहना है कि नहीं, हमारे ऊपर जानबूझकर हिंदी थोपा जा रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो सेंट्रलाइज्ड करिकुलम मैंडेट दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, वो नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर क्या इंपैक्ट होगा वो पैनल का जिम्मेदारी होगा सुझाना। फिर यहाँ पर फिजिकल फेडरलिज्म कंसर्न्स, बेसिकली आपको पता होगा ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, इसमें ये बोला गया कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे अपने राज्य के अंदर, तभी हम आपको 2,500 रुपये ट्रांसफर करेंगे, तमिलनाडु को बोला गया। लेकिन तमिलनाडु जो है उसको अप्लाई नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से 2,500 करोड़ रुपए तमिलनाडु को नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसलिए तमिलनाडु काफ़ी नाराज़ है। यहाँ पर यही कहा गया है इस पैनल को कि आप जो फेडरलिज्म का कंसर्न है, फिजिकल पैसे से रिलेटेड, कि कितना और ज़्यादा पैसा हमें मिलना चाहिए, उसको सजेस्ट करिए। फिर यहाँ पर गवर्नर के रोल को यहाँ पर आप बताइए क्या इंपैक्ट होगा। मतलब आप देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जो गवर्नर RN रवि हैं उनका जिस तरह से कंडक्ट था कि स्टेट असेंबली जो भी बिल पास करती थी वो अपने पास रख लेते थे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से जो गवर्नर है वो सेंटर के बिहाफ में काम करते हैं, जो सेंटर करता है वो करते हैं। तो इसको लेकर क्या बदलाव हो सकता है वो पैनल की जिम्मेदारी होगी करना। और साथ ही साथ फेडरल रिफॉर्म, ओवरऑल भारत में सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरह का फेडरलिज्म होना चाहिए, जो सेंट्रलाइजेशन इस समय हो रखी है उसको कैसे कम किया जाए, वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया, ये ऑब्जेक्टिव है कि ये जो कमिटी है वो इन सारी चीज़ों पर सुझाव दे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि अभी क्यों, मतलब ये जो मामला एस्केलेट होता जा रहा है तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच में, ये अभी क्यों MK स्टालिन के द्वारा फैसला लिया गया। देखो सबसे पहला है कि अभी तमिलनाडु और MK स्टालिन को एक मजबूती मिली है बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। मैंने आपको बताया जो RN रवि हैं गवर्नर, उन्होंने 10 बिल अपने पास रख लिए थे, उसको पास भी नहीं कर रहे थे, कुछ भी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे थे। तो इसकी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बहुत ही हिस्टोरिक वर्डिक्ट था, क्योंकि इसमें क्लियर कट गाइडलाइन दे दिया गया, टाइमलाइन दे दिया गया कि गवर्नर को बिल यहां पर क्लियर करना ही पड़ेगा। क्लियर मतलब डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो गवर्नर हैं या तो बिल को एसेंट दे सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं, साइन कर सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। ये 1 महीने के अंदर करना होगा। और मान लो बिल प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट को भी 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा, प्रेसिडेंट उसको डिले नहीं कर सकते। फिर या तो जो बिल है उसको रिटर्न आप कर दीजिए, लेकिन ये आप 3 महीने के अंदर कर सकते हो। जो बिल है वो आप जो वापस से जो बिल आपके पास आएगा अगर पास होके वही सेम बिल, तो 1 महीने के अंदर आपको पास करना होगा। तो बेसिकली ये जो डिसीजन आया था ना वो तमिलनाडु के फेवर में गया था, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इसी का नतीजा जिसकी वजह से तमिलनाडु जो है MK स्टालिन ने ये कमिटी बनाई है। फिर दूसरा, नीट को लेकर जो अपोजिशन हो रहा है, देखिए यहाँ पर तमिलनाडु की सरकार का कहना है कि आपके डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो रूरल स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, एक तरह से जो एंट्रेंस मैकेनिज्म है वो राज्य का अंडरमाइन किया जा रहा है, जिसकी वजह से करीब 20 के आसपास ऐसे छात्र हैं तमिलनाडु में जिन्होंने सुसाइड किया, और इसका ब्लेम उन्होंने नीट के ऊपर डाला। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये मामला बढ़ता जा रहा है। फिर यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैंने आपको हिंदी इम्पोजिशन की बात की ऑलरेडी बता दिया। फिर यहाँ पर ये भी है फंड्स को लेकर कि कई सारे जो राज्य हैं, जैसे अभी रिसेंटली कर्नाटका भी ये कह रही थी, केरला का कहना था, तमिलनाडु हो गई, तो उनका कहना है कि केंद्र सरकार ज़्यादा पैसा अपने पास रख ली और राज्यों को कम देती है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ही इस समय ये जो पूरा मामला है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गया है। खैर, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। क्या ये कमिटी, इस तरह की जो कमिटी है ऑटोनॉमी पाने के लिए, क्या ये पहली बार बन रहा है तमिलनाडु में? ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं M करुणानिधि, उन्होंने भी यहाँ पर एक कमिटी बनाई थी जिसका नाम है राजमन्नार कमेटी 1969 में। और आप में से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना UPSC की, उनको पता होगा ये बहुत ज़्यादा फेमस है और काफ़ी लोग इसको स्टडी करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने बहुत ड्रास्टिक रिफॉर्म्स सजेस्ट किए थे। मैं आपको बताऊं क्या, जैसे ऑल इंडिया जो सर्विसेज है IAS IPS, इसको अबॉलिश कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, सारी पावर राज्य के पास होनी चाहिए। फिर इसमें बोला गया फाइनेंस, टैक्सेशन, प्लानिंग, ये सारी पावर अगेन राज्यों के पास होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म
रिफॉर्म सजेस्ट किए गए थे राजमन्नार कमेटी के द्वारा। तो इस तरह के स्टेप्स पहले भी लिए गए हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि ये जो स्टेट ऑटोनॉमी को लेकर बात चलती है ना, वो द्रविडियन मूवमेंट में अगर आप देखोगे पिछले कई दशकों से उनकी वो कोर आइडियोलॉजी रही है कि राज्य को ज्यादा स्वायत्तता मिलनी चाहिए, ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए कि हम डिसीजन खुद ले सकें। तो ये जो नया कमेटी बनाया गया है कहीं ना कहीं फेडरलिज्म और जो सेंट्रलिज्म का डिबेट है उसको वापस से रिवाइव करता है। मतलब तमिल सेंट्रिक एक प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा। अच्छा, इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? ये जो कमिटी फॉर्म की गई है, एक तो पॉलिटिकल लेवल पर देखिए तो एमके स्टालिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली पीएम मोदी को चैलेंज कर रहे हैं कि आप सारी पावर अपने पास नहीं रख सकते, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है आगे आने वाले इलेक्शन में 2026 में जो राज्य का चुनाव होगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से आप देखिए तो यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ आ जाएं और वो पुश करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जाए और पावर जो है राज्यों की तरफ शिफ्ट किया जाए। इंटर स्टेट डायनेमिक्स मतलब देखिए बहुत सारे जो अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं, केरला, वेस्ट बंगाल, वो भी इस तरह की मांग कर सकते हैं और नेशनल लेवल पर इसको लेकर हो सकता है कि एक बड़ी बहस छिड़ जाए। मतलब आगे आने वाले महीनों में आप समझिए इस तरह का फ्रिक्शन और ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है तमिलनाडु और सेंटर के बीच में। तो देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी आपका क्या मानना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और देखिए क्या है ना कि भले ही राज्य कोई भी कमेटी बना ले, रिकमेंडेशन दे दे, लेकिन वो रिकमेंडेशन ही रहेगा। अल्टीमेटली ये पावर पार्लियामेंट के पास है। जब तक पार्लियामेंट पास नहीं करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं होंगे, तब तक कोई बदलाव हो नहीं सकता। तो देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होगा। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे संविधान में है आर्टिकल 131। क्या आप बता सकते हो कि ये जो आर्टिकल 131 है सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन डिस्प्यूट बिटवीन होम, किसके डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट को ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देता है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया आज आखिरी डेट है 15 अप्रैल। कोई भी कोर्स बैच आप लेते हो स्टडी IQ पर, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।